नमस्कार दोस्तों, मॉनिटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा एक टेस्ट हो चुका है M101। ये जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं आपके लिए, जिसमें मैं सतीश देशवाल आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पेपर है हमारा वो रीजनिंग का है, जिसको मिस्टर राजेश के स्वामी सर सॉल्व करेंगे। इसके बाद में राकेश मेहरा जी आपका जीके वाला पेपर सॉल्व करेंगे और इंग्लिश वाला केम गुप्ता सर सॉल्व करेंगे और मैं खुद आपके लिए मैथमेटिक्स का सॉल्व कराऊंगा। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है हमारा, उसके अंदर ये जो पेपर लिया गया है वो आपका एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम के हिसाब से लिया गया है। उसमें आपको वही 25 सवाल आते हैं। तो हम जो टेस्ट ले रहे हैं उसी पैटर्न पर ले रहे हैं सारा। सबसे बड़ा फायदा है कि आप टेस्ट का सॉल्यूशन भी साथ में प्राप्त कर रहे हैं। ये हम आगे भी जारी रखेंगे इस टाइप से। तो हमारा जो पेपर है इसके अंदर मैथमेटिक्स का, उसमें 26 से सवाल दिए हैं इसमें। तो मैं सबसे पहला सवाल खोल रहा हूँ यहाँ पर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 26, वो क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि 4x प्लस 2y का क्यूब प्लस 4x माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 16ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बताइए इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए ध्यान से कि यदि आपको इसका मान निकालना है तो इसमें ए और बी का मान निकालना पड़ेगा पहले आपको। और ए और बी का मान देखो यहाँ बैठा हुआ है, तो जो पार्ट राइट हैंड साइड में है उस लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट से इसकी तुलना करनी पड़ेगी आपको। और तुलना करने पर आपके पास में जब ए और बी का मान आ जाएगा, उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट की जाएगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर आंसर प्राप्त होगा। तो पहली बात तो देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर सारे पूरे पूरे आ रहे हैं। तो एक तरीका दिमाग में आता है कि यार आंसर जब पूरे पूरे आ रहे हैं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है ये, ठीक है ना। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट है ये, तो आप ध्यान करो कि हम ट्रिपलेट पढ़ा करते थे। क्या पढ़ते थे हम? ट्रिपलेट, यानी 4 3 5। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आती थी। कैसे आती थी? कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके उसका रूट लेते थे हम। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर रूट ही तो हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये कि दिमाग में बात आती है कि यदि ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर रूट हो रहा है यहाँ पर और आधा करने के बाद आंसर आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ए और बी के मान आने वाले हैं वो ऐसे आने वाले हैं कि उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर रूट लेने पर पूरा पूरा मान आएगा। और उसका जो ज्यादातर आता है आंसर वो ट्रिपलेट में से आता है। तो यदि मेरे पास में यहाँ पर आधा भी हो रहा है, देखो यहाँ पर इसका मतलब आधा हो रहा है, तो इसका मतलब ये अगर आधा 5 है तो पूरा इसमें 10 है, ये यहाँ पर 6 है और ये यहाँ पर कितना है 16 है और यहाँ पर कितना है बताओ? ये 14 है। ये डायरेक्ट करने के तरीका है बस। यदि हम आपको कहते भाई यहाँ पर 14 16 6 और 10, तो ध्यान करो सबसे छोटा जो ट्रिपलेट होता है वो 4 3 5 होता है हमारा, जिसके आंसर एग्जैक्ट आते हैं। फिर 12 5 13 होता है, फिर 15 8 17 होता है, फिर 24 7 25 होता है। ये वो ट्रिपलेट हैं जो विशेष काम आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ अगर 5 आ रहा है इसमें, तो 5 का डबल चाहिए मेरे को 10, यानी 13 से कटने वाला कोई नहीं। देखो यहाँ पर 5 से कटने वाला 5 है यहाँ पर, और 17 से कटने वाला नहीं, 25 कटने वाला कोई नहीं यहाँ पर। लेकिन इससे दिमाग में बात आ रही है कि भाई 4 3 5 से हमारा मैचिंग बैठ रहा है यहाँ पर, और 4 3 5 से अगर मैचिंग बैठ रहा है तो इसका मतलब 10 आना चाहिए था यहाँ पर। तो ये 8, उसके अंदर 8 होगा। अगर ये 10 आना चाहिए था तो क्या होगा इसमें? ये 8 होना चाहिए था यहाँ पर, ये 6 था यहाँ पर, और ये आपका 10 था यहाँ पर। तो ध्यान से देखो आप कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100 का वर्गमूल 10 और 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो यदि आपको ऐसा आंकड़ा दिख रहा है, अब वैसे देखो सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लेगा सवाल। अब टाइम लेगा सवाल, तो इतना टाइम यदि हमारे पास में मैनेज कर रखा है हमने तो अलग बात है, लेकिन नहीं कर रखा है तो हम इधर दिमाग लगा सकते हैं अपना, और ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी वैल्यू थी हमारी 10 थी, और 10 का आधा कितना था? यहाँ पर 5 था। अब मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। एक तो ये डायरेक्ट हमारी बात हो गई, इसके अंदर ऐसे सॉल्व कर सकते थे हम। अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ बाई फॉर्मूला। ध्यान से देखिए कि इसमें 4, इसमें 2, यहाँ भी 4 2 आ रहा है, तो ये 2 तो कॉमन आ सकता है इसमें से। 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं हम। देखो यहाँ क्यूब लग रहा है ना, यहाँ भी क्यूब लग रहा है,
तो 2 का क्यूब कॉमन कितना होता है 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो यदि मैं यहाँ से 2 का क्यूब यानी 8 बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसे 8 बाहर आ गया तो 2 का भाग दो इसमें, तो 2x प्लस वाई का क्यूब प्लस 2x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 16ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास। और इस 8 से भी काट सकते हैं इसको, देखो हम कितनी बार, 2 बार काट सकते हैं। तो थोड़ा सा और हल्का हो गया ये, क्योंकि मैंने देखा भाई 2 यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, ये a प्लस बी है तो a माइनस बी है, संख्या तो वही है, सेम चिन्ह बदला है बस। अब आपको अगर ध्यान हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता था हमारे पास, ए क्यू प्लस यानी कहोगे ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का जो क्यूब होता था वो होता था हमारे पास, दोनों जो जोड़ते हैं हम तो ये 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर, ये जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा। अब यहाँ एक ही जगह पर कौन है बताओ, यहाँ पर 2x है, तो मैं यहाँ पर देखो 2, अब यहाँ 2x है ना, तो 2x का क्यूब कर दो प्लस 6a का मतलब 2x है, और जो यहाँ पर b है b स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर कर दो, ये y स्क्वायर कर दिया। अब बराबर में आपका ये दिख ही रहा है 2 इंटू ए एक्स क्यूब प्लस bxy स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आपकी यहाँ पर ये हो गया 8 दूनी 16x क्यूब हो गया, और ये 12xy स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे चल रहा है। तो आप ध्यान से देखो 2 से और कट गया, ये 2 से यहाँ पर कितनी बार कट गया ये बताओ, ये आपका 6 बार कट गया और ये आपका 8 बार कट गया, ये 2 भी खत्म हो गया यहाँ से। जब 2 से खत्म किया दोनों को भाग देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बीच में है, प्लस माइनस जब होता है तो प्रत्येक भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 8x क्यूब, यहाँ ax क्यूब, तो a का मान 8 पकड़ में आ गया ना। यहाँ देखो ध्यान से 6xy स्क्वायर, यहाँ bxy स्क्वायर, तो b का मान 6 पकड़ में आ गया ना। और जब a का मान 8 आ गया, b का मान 6 आ गया, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 का वर्गमूल 10, और 10 का आधा क्या आ गया 5 आ गया। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए था। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता a प्लस बी क्यू क्या होता है, जब ये नहीं पता तो भैया सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो ये था हमारा पहला सवाल। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में आइए 27 पर। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 की चाल से और अगले 315 किलोमीटर 70 की चाल से चलती है, एवरेज चाल चलती है, और पूरी यात्रा के लिए एवरेज चाल क्या होगी उसकी बताइए हम। तो देखो ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड होती है हमारी औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है बताओ, पूरी यात्रा में तय की कुल दूरी बटे पूरी यात्रा में तय करने में लगा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एवरेज स्पीड प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? टोटल डिस्टेंस आ रही है हमारा 275 प्लस कितना है 315 अपॉन, अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास में, टोटल समय निकालना है तो आप दूरी को चाल से भाग दो, यहाँ किससे भाग देंगे 50 से भाग देंगे हम, और 315 को भाग किससे देंगे बताओ 70 से भाग देंगे हम। तो इस टाइप से इसे भाग दे दिया हमने। अब आप देखिए इसको सॉल्यूशन करने में फिर दिक्कत आ रही है, बहुत से बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, वो सब एलसीएम लो फिर गुणा करो, ऐसे नहीं। आप ये जानते हैं कि जब नीचे हमारे पास में समान संख्या होती है तो ऊपर सीधा जोड़ सकते हैं हम, बीच में प्लस चिन्ह है तो माइनस से तो घटा सकते हैं हम। तो आप देखो 5 से मैं 10 बार काट रहा हूं इसको, इससे 5 से 10 बार कटा,
और 5 से 55 25 और 55 25 55 बार कटा। ये 5 से 10 बार कटा और ये 7 से 10 बार कटा, 7 से 28 और 7 पंजे 35। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, तो अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो। 55 45 100, 100 में 10 का भाग दे दो, 10 आ गया। और ऊपर कितना बैठ रहा है देखो, 5 और 5 10, 7 8 9 और 3 तो 5 बटे 10, और आंसर आ गया 59 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 कैसे आया? 45 55 100 में 10 का भाग दे दिया हमने, तो हमारे पास में 10 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा इसमें? 59 किलोमीटर पर आवर। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस इन होल जर्नी अपॉन टोटल टाइम। चलें आगे, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखो आ गया हमारे पास में, त्रिकोणमिति क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जानते हैं 6 क्या होते हैं? टी रेशो होते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इनको हम, 6 टी रेशोस। इसमें देखो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और क्या होता है? कोसेक होता है। ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो पहली बात तो ये कि इसमें साइन दिख रहा है, टेन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, लेकिन एंगल दिख रहे हैं इसमें। तो जब हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे या जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा इसके अंदर कि भाई अगर मान रखना है यहाँ पर सीधा सीधा हमको, तो साइन 30 का मान क्या होता है बताओ? 8√3 इंटू साइन 30 होता है 1/2, ये होता है √3 माइनस 3 cos 0 1 प्लस 3। अब देखो साइन स्क्वायर 45 है, तो 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करो, 1/2 आ गया। और ये 2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सॉल्यूशन हो चुका है। ये देखो √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा, 8 × 24 का आधा 12 हो जाएगा, माइनस ये देखो 3 हो गया, प्लस ये 1.5 हो गया, और ये देखो 1.5 हो गया। 3/2 मतलब 1.5, और 3 मतलब 1.5, 1.5 और 3 ही हो गया, और 3 से 3 कट गया, और आंसर क्या आ गया देखो? 12। ठीक है ना? हाँ कर लो, इंडिकेट कर लो। राइट, चलिए आगे बढ़े। 29 भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कर रहा है देखो, ये कह रहा है भाई cos a माइनस बी बराबर √3 बढ़ दो। अब ये पता है आपको भाई cos के अंदर √3/2 किसी की वैल्यू होती है, वो किसकी होती है बताओ? 30 की होती है। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी बराबर क्या आ गया बताओ? a माइनस बी बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। और नीचे आ जाओ, सेक a दे रखा है 2। अब सेक a 2 दे रखा है, तो ये 2 वैल्यू होती है सेक के अंदर, बताओ किसकी? 60 की होती है। तो a 60 आ गया, तो 60 माइनस बी इक्वल टू 30, 30 उधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो 30 वैल्यू किसकी आ जाएगी? b की आ जाएगी। और आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? c आ जाएगा। लेकिन ये पता होना चाहिए भाई ये कॉस में किसका मान होता है, ये सेक में किसका मान होता है, और ये कह भी रहा है आपसे भाई 0 और 90 के बीच में है और बराबर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या कह रहा है देखो, 30 नंबर कह रहा है आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 108 124 156 को डिवाइड जिससे करें इसको आप, जिससे
जिससे 108, 124, 156 को डिवाइड करने पर समान शेष आता है। इंपॉर्टेंट जो चीज आई इसमें इक्वल शेष, सब जगह पर क्या आता है, इक्वल शेष आता है। यदि इक्वल शेष नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड होता, तो इन संख्याओं का डायरेक्ट क्या निकालते हम, एचसीएफ निकाल लेते। वह बड़े से बड़ा भाजक जिसके द्वारा सभी डिवाइड हों, कौन होता है वो, एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है तो एचसीएफ निकालने के लिए संख्याओं भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, लेकिन ये तो कह रहा है समान शेष बचता है। तो ऐसे समान शेष वाले सवाल में हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इन दोनों डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। और इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। 48 ही आ रहा है ना, बिल्कुल। अब आप देखो ये डिफरेंस क्यों लिया हमने, डिफरेंस लेने से क्या होता है, वो समान शेष जो होता है ना वो आपस में खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास में 47 है, अब 15 का भाग दो, इसमें 2 शेष आएगा ना। मेरे पास में 122 है, 15 का भाग दो, इसमें 2 शेष आएगा ना। दोनों में समान शेष आ रहा है, 15 से डिवाइड करने पर दोनों में समान शेष आ रहा है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो देखो क्या रहा है, 5 और ये 7। 75 में 15 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि समान शेष वाले में जब संख्याओं को आपस में डिफरेंस लेते हैं हम, तो वो जो डिफरेंस आता है उसमें एचसीएफ रहता है, एचसीएफ का फैक्टर मौजूद होता है, और वो पूरा पूरा डिवाइड क्यों हो जाता है कि वो रिमाइंडर इसमें से खत्म हो जाता है। तो वही यहाँ पर 16, 32 और 48, इन तीनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर कौन, 16 ही है यहाँ पर आंसर। 16 से भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। अब यदि ऑप्शन में 8 होता तो भी हम 16 ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो कह रहा है बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है आपको जिसके द्वारा सभी डिवाइड हों। तो ये था हमारा सवाल, कौन सा, 30 नंबर, 31 बिल्कुल आसान सवाल। ये कह रहा है कॉट बी। अब मैंने बताया था आपको अभी भी थोड़ी देर पहले कि भाई ट्रिपलेट जो होते हैं हमारे पास वो 12, 5, 13 वाला काम कर रहा है। इसमें 12, 5 दिख रहा है, 13 आना ही हमारे पास में। अब ये कह रहा है कॉट बी। अब कॉट बी इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा आपको, यहाँ ए ले सकते हैं, यहाँ पर सी ले सकते हैं। तो ये जो एंगल है हमारे पास में ये दे रखा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो ये आधार बटे लंब, तो आधार इसमें ये हो गया, लंब इसमें ये हो गया और कर्ण इसमें ये हो गया। चाहता क्या है वो, सेक बी। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो 13 बटे 12 आंसर, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम तो किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, सेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा 31 नंबर। 32 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 32 कि 335, 608, 853 के गुणनफल को, यानी 335 इंटू 608 करो इंटू 853 करो और इसको किससे डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करो, तो बताइए क्या शेष आएगा। अब यदि आप विधि विधान से करने लग जाएं इसको कि आप इसका इससे गुणा करो, फिर इसका इससे गुणा करो, फिर एक बड़ी संख्या निकालो, फिर इसको 13 से डिवाइड करो, तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं कर सकते फिर इसका हम विद इन टाइम के अंदर। तो ऐसे सवालों के लिए पहले पढ़ चुके हैं जो बच्चे वो जानते होंगे, और जो नहीं पढ़ चुके हैं वो समझ लें कि 13 का भाग दे रहे हैं तो आप प्रत्येक में 13 का अलग अलग भाग दे दो। 13 का भाग यहाँ पर दीजिए आप इसके अंदर, 13 दूनी 26, 7 बच्चे, 13 पंजे 65, 10 शेष आया। यहाँ पर मैंने 13 से डिवाइड किया, 10 शेष फैला रहा है, इसको करो 13 चौ 52, 8 बच्चे, 13 छिकी 78, यहाँ भी 10 आया। यहाँ 13 से भाग दो, 13 छिकी 78, 7 बच्चे और 13 पंजे 65, 8 बच्चे यहाँ पर।
तो इसका मतलब है कि ये 10 इंटू 8 आ गया और ये हो गया 800 आ गया। 800 को फिर 13 से डिवाइड कर दो, 13 की 78, 10 बचे और 13 सत्ते 91, नहीं 2 बचे भाई, 13 की 78, 2 बचे और 13 कम 13, कितना शेष आ रहा है बताओ? 7 शेष आ रहा है। 7 देखो इसमें है क्या? बिल्कुल 7 है इसके अंदर। ध्यान से देखो, 13 की 78 हो गए, 2 बचे, 20 के अंदर 13 भाग दे रहे हैं हम। जब 20 में 13 का भाग देंगे हम तो एक बार ही भाग जाएगा ना, और कितना शेष बचेगा इसमें? 7 शेष बच जाएगा। तो मतलब ये कहने का हमारा कि जैसा बीच में ऑपरेशन हो रहा है वही ऑपरेशन आपको शेषफलों में करना है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो प्लस ही करते हम, माइनस है तो माइनस कर देते हम, लेकिन इसमें जो सवाल आते हैं ज्यादातर हमको वो इनटू के और प्लस के आते हैं। माइनस में थोड़ा और क्लिष्ट हो जाता है वो, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं सर। ये अभी आपके जितने भी सवाल कर रहे हैं हम सब एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, बस करना कैसे है उसको, ये तरीका है इसका। कई बार केवल एक ही आता है बस, कई बार 4-5 आ जाते हैं, कई बार एक लंबी सीरीज आ जाती है, तो हर ट्रैक पर सवाल आपको मिलता रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 33 देखो क्या है। 33 बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। इसका मतलब है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है तो वो 100 की चीज़ को 15% लॉस पर बेचेगा। इसका मतलब कितने बेचेगा वो? 85 में बेचेगा। तो इसका मतलब है कि 85% आपको दे रखा है इसने। कितना दे रखा है? 425। फिर ये कह रहा है कि अगर वो 5% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताओ उस वस्तु को कितने बेचना चाहिए। इसका मतलब वो 1% निकालो पहले आप, 425 बटे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और वो चाहता है 5% प्रॉफिट, यानी 105 का मान चाहता है वो। 105 का मान चाहता है तो आप इसको 105 से गुना कर दो, 105 से गुणा कर दो और ये सीधा कट रहा है। देखो आप, सीधा कट रहा है ना। कितनी बार कट रहा है? 85 से 5 बार कट रहा है, और 5 से इसको इंटू कर लो तो ये आ गया 525। आंसर डी। 15% नुकसान, इसका मतलब 100 वाली चीज कितने बेच रहा है वो? 85 में। 5% फायदा, इसमें 100 वाली चीज कितने बेच रहा है वो? 105 में। क्रय को हमेशा 100 मानो आप, ठीक है ना। 100 से आगे भी विक्रय मूल्य लाभ वाला, और 100 से पीछे विक्रय मूल्य हानि वाला। 100 क्या है हमारा? बीच में क्रय मूल्य। जो भी लाभ हानि तुलना करते हैं हम वो क्रय मूल्य से करते हैं हम। तो ये था क्वेश्चन हमारा 33। 34 कह रहा है हमसे कि भैया कि एबीसी एक काम को क्रम से 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। कोई काम है जिसको 8 दिन में कर सकता है, इसका मतलब सबसे कम टाइम लग रहा है कौन? ए, यानी इसकी ताकत सबसे ज्यादा है। फिर ये कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा बताओ। तो मेन चीज ये कि इसने पैसा बांटा है सवाल में, और ध्यान रखें आप, पैसा बढ़ता है क्षमता के हिसाब से, ताकत के हिसाब से पैसा बढ़ता है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो इनकी ताकत निकालो। ताकत निकालते हैं इनकी हम। ए, बी और सी, ये पूरे काम को 8 दिन में करता है, ये पूरे काम को 10 में करता है, और ये पूरे काम को 12 में करता है। तो कुल काम ऐसा मान लो जिन तीनों से कट जाए, तो तीनों से कटने वाला बताओ क्या काम मान सकते हैं हम? 120 टोटल काम मान सकते हैं। कुल काम माना, कुल काम 120 था। अब इसको ये 8 दिन में कर सकता है, तो ये इसकी ताकत हो गई 15 की। ताकत का मतलब होता है एक दिन में कितना काम करता है वो। 8 का भाग दीजिए, एक दिन काम आ गया ना। इसकी बताओ कितनी ताकत आ गई? 12 ताकत आ गई। और इसकी ताकत कितनी आ गई? देखो 10 ताकत आ गई। तीनों की अलग अलग क्षमता आ चुकी है, और पैसा बढ़ता है क्षमता के हिसाब से। तीनों की जो राशि वो कितनी है? 5,550। तो तीनों की ताकत को जोड़ो, 15, 12, 27, 27 37। 37 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी बताओ? ये दे रखी है आपको 5,550। अब जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा यहाँ पर, या भाजकता की जांच के नियम पढ़ रखे होंगे, उसमें मैंने आपको बता रखा है भाई 37 से कौन कौन डिवाइड होता है।
यदि कोई संख्या हमारी 3 अंकों की, 6 अंकों की, 9 अंकों की हो, जिसके सभी अंक समान हो, वो संख्या हमेशा किससे कटती है? 37 से कटती है। और 37 से सीधा कटेगा 15 बार है, एक जीरो हमारे पास आ ही रहा है, तो ये 15 बार कट गया और ये 150 आ गया। किसका मान चाहता है क्वेश्चन? बी का मान चाहता है। तो बी बताओ कितना है? 12 है यहाँ पर। तो बी के लिए आपको उसकी ताकत से गुणा करना पड़ेगा, 12 × 150, 15 12 180 होते हैं, तो आंसर आ गया 1800 रुपये। और 1800 मतलब सी आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर कोई पैसे वाला सवाल दे रखा है आपको, तो पैसे बढ़ता है क्षमता के हिसाब से, और एक दिन में जो व्यक्ति काम करता है ना, वो उसकी ताकत होती है, उसकी क्षमता होती है। तो यहाँ 8 दिन में पूरा काम कर रहा था, ये तो पूरे काम को 8 दिन में कर रहा था, तो पूरा काम 120 मान रखा है हमने। अब जो साहब 120 क्यों माना हमने? आसान करने के लिए। आप एक काम मान सकते हैं, एक काम से थोड़ा टाइट हो जाएगा सवाल, तो यहाँ पर आप 120 की जगह पर 240 मान सकते हैं, 60 नहीं मान सकते। आप 60 मानेंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा सवाल, क्योंकि 60 में भाग देखो 8 का नहीं जाएगा, 10 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, लेकिन 8 का भाग 60 में नहीं जाएगा, 120 में सबका जा रहा है, तो पॉइंट का चक्कर खत्म हो गया। ठीक है ना? चलो 35 नंबर आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए ये कह रहा है आपसे कि 3 sec² थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 = 0। अब देखो ध्यान से, ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप विधि विधान से सॉल्व करेंगे तो सवाल टाइम खा जाएगा ये, और टाइम हमारे पास में होता नहीं एग्जाम में। तो हमको टेक्निक क्या अपनानी है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक तो एंगल प्रॉपर्टी काम करती है, एक हमारे ट्रिपलेट काम करते हैं। तो एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर कह रही है कि हमारे थीटा का जो मान है यहाँ पर वो 0 90 के बीच में है। इसने बाउंडेशन दे रखी है, यहाँ पर कोई बड़ा मान नहीं है यहाँ पर। अब आप टेबल के हिसाब से 0 30 45 60 और 90 के मान तो पढ़ते ही हो ना। तो आप यहाँ पर 0 से बड़ा है, 90 छोटा है, तो इसका मतलब ये 3 मान रहेंगे तुम्हारे पास। अब इन तीनों मानों में से कोई ना कोई मान ऐसे फिट करके हम चेक कर सकते हैं कि भाई किस मान के रखने पर ये समीकरण संतुष्ट है। तो देखते हैं, देखो संतुष्ट किससे हो रही है। आइडिया लगाते हैं। अगर मैं 45 रखता हूं तो 45 पर तो देखो 1 हो जाएगा ये, और ये sec 45 हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। अगर मैं थीटा को यहाँ पर 45 रखता हूं तो sec 45 होता है √2, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 1 7, बिल्कुल हो गया। यानी 7 प्लस का रहा है, 7 माइनस का रहा है। इसका मतलब थीटा का मान 45 रखने पर ये समीकरण संतुष्ट है। तो इसका मतलब यहाँ भी 45 रख दो। फिर आप 45 रखेंगे तो 45 एक ऐसी व्यवस्था है, 45 जो मान होता है ना, ये साइन का और कॉस का सेम होता है, टेन का और कॉट का सेम होता है, सेक का और कोसेक का सेम होता है। इन दोनों को एक ही मान सकते हैं फिर हम। अब जैसे मान लो 45 आ गया तुम्हारे पास, तो साइन और कॉस अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो 3 और 2 5, 5 साइन थीटा ही कह सकते हैं इसको हम। 3 साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो वो कितना है बताओ? 45 √2 है। 3 और 2 5 साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब 1/√2 हो गया। नीचे आ जाओ, सेक और कोसेक भी सेम होते हैं दोनों। अब सेक कोसेक में 45 जो होता है हमारे पास, वो कितना होता है बताओ? अभी देखा ना हमने भाई। जैसे मान लो हमारे पास में सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है, कॉस का उल्टा है, और साइन का होता है। इसमें √2 आ रहा है, तो उसमें क्या आएगा बताओ? इसमें 1/√2 आ रहा है, तो उसमें √2 आएगा उल्टा। मतलब तो मैं इसको बट्टे में लिख देता हूँ, तो ये आ गया 5/√2, और ये भी बट्टे में ही है पहले से। अब देखिए 1 और 1 2 फ्री हो गए हमारे पास में। जब 2 ही हो गए हमारे पास में, तो 2 × √2। दोबारा देख लीजिए। अब ये हमारे पास √2 है, ये √2 है, तो 2√2 हो गया। और ये हमारे पास में 1/√2 था, 1/√2 था, तो 3 और 2 5/√2 हो गया। कोई बात नहीं, अलग से कर देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है ना? ऐसे था, देखो ये। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है। तो मैं कह रहा हूं कि ये भी x, ये भी x, तो तीनों तो 5x हो गए ना ये। इसका मतलब ये 5/√2 हो गया, ये √2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो नीचे तो आएगा ये बट्टे में एक ही तो है ये, तो ये हो जाएगा 5/√2 × 2√2, और एक हो जाएगा √2 हो गया, तो 5 बटे कितना गया? 4 आ गया।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस काम को हम डायरेक्ट मुजवानी कर रहे थे अभी कि भाई ये दोनों सेम है तो 5/√2। अब बटे में √2 आ गया तो ये √2 है, 2 आ गया, तो सीधा से हमारे पास कितना गया, 4 आ गया सीधा। तो ये पूरा काम मुजवानी हो रहा था प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना। साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पेन चेंज कर लूंगा मैं। चलिए 36 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है भाई यदि 9 अंकों वाली कोई संख्या हमारे पास जिसमें 7x 7 9 2 5 1 y 8 36 से पूर्ण वाइज है तो y के अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा सवाल है। देखो इसने बोला भाई 36 से डिवाइड है, 36 की टेबल नहीं जानते हम, लेकिन इसको 4 × 9 कर सकते हैं ना। ये दोनों कोप्राइम फैक्टर हो गए इसके, सह अभाज्य खंड। ये प्रॉपर्टी होती है, नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं हम लोग कि जब कोई संख्या सह अभाज्य खंडों से विभाजित होती है तो वही संख्या उनके एलसीएम से भी डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 से की संख्या में भाग जाएगा और 9 से भी जाएगा, तो 100% 36 से भाग उसमें जाएगा। ये अर्थ है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 4 का नियम और 9 का नियम लगा दो। अब 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंकों पर, और लास्ट के 2 अंक आ रहे हैं यहाँ पर y 8, इसका मतलब यहाँ पर 0 8 हो सकता है, इस y की जगह पर 0 आ सकता है ना भाई। 0 आ गया तो इसमें 4 भाग चला जाएगा, 28 हो सकता है, 48 हो सकता है, 68 हो सकता है, 78 हो सकता है और 88 हो सकता है। y के इतने मान हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हम 4 से चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो 4 से चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 अंकों को चेक करना पड़ता है। 2 अंक यहाँ पर हमारे पास y और 8 है, तो y की वैल्यू सब आ चुकी है हमारे पास। तो ये 88 हमारे पास में आ रहा है y का हाईएस्ट मान। इसका मतलब y पकड़ में आ गया 8। जब y पकड़ में आ गया तो संख्या हमारी क्या बन गई अब, 7x ये संख्या बन गई है। अभी हमारा 4 का काम तो अब 9 का काम करते हैं हम। 9 का जानते हैं, जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 8 और 1 9, खत्म करो इसको, 9 खत्म करो, 7 और 2 9 खत्म करो, और 7 और 5 12 8 20 हो गए। अब तो 20 में कम से कम हमको 7 चाहिए, यानी x का मान अगर 7 होता है यहाँ पर तो 8 और 5 13 20 27 होता, और 27 में 9 का भाग चला जाता। तो इसका मतलब है कि x वैल्यू 7 आ गई, और जब 7 आ गई तो इंटू कर लो 10x², तो 10 × 49 हो जाएगा, 490 हो गया ये तो, माइनस 3y², तो 3y² मतलब 3 × 64 हो जाएगा, और इसको माइनस करना है इसमें से। तो ये 8 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 298C आंसर। तो ये था हमारा सवाल, कौन सा, थर्टी 37 देखो फिर त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि निम्नांकित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल दे रखे हैं आपको, tan 45 होता है 1, तो 1 हो जाएगा ये तो 1 हो गया। ये cos 60 होता है 1/2, 1/2 को क्यूब करो आप तो 4/8 हो जाएगा, ये तो ऊपर आ गया। 45 ये √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 × 2 हो गया। sec 30 ये होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3। और sin 30 क्या होता है बताओ, 1/2 होता है। तो देखो ध्यान से, 3 से 3 गया तो 4 से 4 गया, ये 1/2 आ गया, तो ऊपर तो आ गया 3/2 और नीचे आ गया 1/2, 2 से 2 गया तो आंसर बताओ कितना गया, 3 आ गया। और 3 आंसर कौन सा है, डी है। अब इनके मान आपको तुरंत आने चाहिए, सॉल्यूशन भी तुरंत आना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आपको
इनकी वैल्यू पता है तो। थर्टी एट कह रहा है आपसे कि भाई 5 माइनस एक्स बटे 5 कर दो, माइनस 5 माइनस एक्स, 5 से 5 गया तो फिर तो इससे खत्म हो गया है, तो इससे भी खत्म हो गया। अगर क्या बचा माइनस 1/200 और ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 20 माइनस एक्स बराबर दे रखा है आपको 0.08। ध्यान से देखिए आपकी 5 से 5 खत्म हो गया तो 5 माइनस एक्स प्लस का है और ये 5 माइनस एक्स माइनस का है, तो दोनों खत्म हो गए। तो अब इसका इससे इनटू कर लेते हैं हम, इसका इससे इनटू करेंगे तो 1/10 आएगा, ये भाई 20 से 10 बार कटेगा, माइनस ये हमारे पास कितना का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में एक्स बटे कितना आएगा 200 आ जाएगा, और बराबर कितना है 0.08 है। ध्यान से देखो 1/10 है, ये 1 मतलब होता है 0.1 माइनस का उधर ले जाओ, जब 0.1 माइनस का उधर जाएगा तो ये 0.18 हो जाएगा, और इसको सेंटू करेंगे तो एक्स वैल्यू कितने जाएगी बताओ, 1836, दोनों जीरो दोनों पॉइंट से खत्म, आंसर। भाई ये तो कट ही गया ना, मैंने इसको इंटू कर दिया, देखो चाहे तो इसका डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं यहाँ पर हम, भाई 200 से भी इंटू कर सकते हैं, तो जब 200 इंटू करेंगे तो आपको और आसान लगेगा। देखो ये अब देखो दोनों जीरो दोनों पॉइंट से खत्म, तो 16 है वो, तो माइनस का 20 प्लस का x बराबर कितना है 16 है। अब इसको उधर ले जाओ, x बराबर 36 आ जाएगा, आंसर। ऐसे कर सकते हैं। चलिए 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 39 कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं कर्मचारियों से अनुपात दे रखा है 5:3, यानी मेल और फीमेल का रेशो रखा है 5:3। ओके, फैक्ट्री में 87.5% कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो पहले ऐसा करते हैं, इनको बांट लेते हैं। 400 टोटल है 8 का, तो 8 से 50 बार कटता है, तो 50 से इंटू करो 250 और 150, 5 और 3 8 से 50 बार कटता है, 50 एक इकाई का मान आ गया, 5 का 250 आ गया, 3 का 150 आ गया। ये हमारे पास में मेल है, ये फीमेल है। अब ये कह रहा है कि 87.5% कर्मचारी कैसे हैं, इसमें नियमित हैं। 87.5 मतलब होता है 7/8, तो 400 का 7/8 निकालेंगे तो ये 350 हो जाएगा। ये टोटल क्या है, नियमित। ये हमारे पास में पुरुष और ये महिलाएं हैं टोटल, इनमें से ये नियमित कर्मचारी आ रहे हैं। इसने ये भी बोला है कि नियमित कर्मचारियों में 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। अब 92% पुरुष कर्मचारी, ये देखो टोटल पुरुष हैं, ये इनका 92% निकालना पड़ेगा आपको, तो नियमित पुरुष निकालो कितने आ गए, नियमित मेल। अब देखो 92% निकालने में दिक्कत आ रही है ना, तो ऐसा करो आप इसका 8% निकाल लो, 8% होता है इसका 20, तो 20 कम कर दो इसमें से 230 आ जाएगा। 92% चाहिए तो आप 92 की जगह पर इसका 8% निकाल करके और इसी में से 8% घटा दें हम, तो 92% आ जाएगा 230। ये टोटल हमारे पास में कौन है, पुरुष कर्मचारी जो कैसे नियमित हैं। टोटल नियमित इतने हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लें हम, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, 120 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नियमित महिला जाएंगी हमारे पास में। नियमित कौन है, फीमेल। ये हमारे पास में नियमित टोटल थे, ये नियमित पुरुष हैं, और इनका डिफरेंस नियमित क्या बताएगा, फीमेल बताएगा। अब पूछ क्या रहा है वो, ये पूछ रहा है कि नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना है। तो भाई 120 नियमित हैं, कितने में से, 150 में से, तो 120 में 150 से डिवाइड करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज बन जाएगी 3 4 3 80%। 80% महिलाएं नियमित है, ये इसका उत्तर था।
अब 7/8 डायरेक्ट लिख दिए मैंने यहाँ पर 87.5%। जब परसेंटेज पढ़ते हैं हम लोग तो सारी परसेंटों की फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं हम, और उसमें 3 पहाड़े बताता हूँ मैं आपको, 3 टेबल बताता हूँ, 12.5 की और 16 से 2/3 की और 33 से 1/3 की। वो तीनों विशेष काम आती हैं। तो वहाँ में आपको जिसने पढ़ लिया है दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है वो हमारे देखेंगे वो 3 टेबल कैसे याद करते हैं हम, फ्रैक्शन टेबल कहते हैं इनको हम। चलिए 40 नंबर, 40 नंबर क्या कह रहा है देखो। 40वां सवाल आ गया हमारे पास में। x + y + z दे रखा है आपको, x y z दे रखा है आपको, दोनों का गुणनफल दे रखा है, अलग अलग क्यूब दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है वो। तो पहली बात तो ये कि x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा सूत्र तो हमने देखा है, ऐसा तो नहीं देखा हमने, कोई बात ही नहीं देखा तो ये तो जानते हैं ना हम, x + y + z एक कोष्टक में आता था और दूसरे ब्रैकेट में आता था x² y² z² माइनस xy yz और zx, ये पूरा फॉर्मूला था हमारा। लेकिन इससे तो काम नहीं चल रहा भाई, ये चलो दे रखा है इसमें आपको, स्क्वायर नहीं है हमारे पास। अब स्क्वायर कहाँ से आएगा, स्क्वायर से आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ x + y + z का स्क्वायर लिखता हूँ, ये होता है x² + y² + z² + 2 इंटू xy + yz + zx। इन दोनों फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकलने वाली है। ध्यान से देखो, ये 18 दे रखा है आपको, 18 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 324 हो गया। ये दे रखा है आपको 90 का डबल करो, 180 माइनस करो, 144 किसकी वैल्यू आ गई बताओ, 144 जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, इसकी वैल्यू 144 आ रही है। ये काम यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है, और ये हमारे पास में है ही सवाल में। फर्क ये पड़ रहा है कि +xyz करना है इसमें, तो +xyz में कर देता हूं, तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा आपको, प्लस में माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये तो हमारे चाहिए हमें, और ये हमें उसको उधर ले जाएंगे हम, तो -3xyz और -xyz, तो ये 4xyz को उधर ले जाके ऐड करना पड़ेगा बस। अब आप देखिए यहीं से निकालते हैं इसको, इधर का काम हो चुका है, इसको बाद में ऐड कर लेंगे हम। x + y + z कितना है, 18 है, ये 144 आ चुका है, और ये आपको दे रखा है 90, और ये इधर जाके ऐड होगा प्लस, यही कर देता हूं मैं, और xyz कितना है बताओ, 81, तो 4 से इंटू करो इसको, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये आपका आंसर है। ये कितना हो गया बताओ, 18 इंटू 54, तो 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90 और 7 × 97, 324, 7 4 2 6, 7 2 9, 6 9 कहाँ रहे, 1296 आंसर। तो दोनों फॉर्मूले के माध्यम से निकलेगा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी काम हो पाएगा इसका। जब एलजेब्रा पढ़ते हैं हम लोग, डेसिमल पढ़ते हैं हम लोग, तो इनका पूरा निचोड़ निकाल देते हैं, वहाँ पर ये सब रटे रहते हैं हमें, वहाँ डायरेक्ट कंडीशन दिखाते हैं, इसमें काफ़ी वैरायटी होती है इसके अंदर, तो वहाँ पर आप जब इसका पूरा बेस पढ़ लेते हो तो इसको करने में दिक्कत नहीं आती। ये केवल 40-50 सेकंड बाहर। 41 क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण, ये उन्नयन अवनमन क्या होते हैं, जैसे मान लो ये नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये कहलाता है एलिवेशन एंगल, यहाँ कोई बैठा हुआ है और यहाँ से कोई देख रहा है, तो ये एंगल दे रखा है इसने कितना डिग्री, 30 डिग्री। और मीनार के पास से बिंदु दूरी ये 5-10 दे रखा है इसने, तो ये पता है आपको भाई ये 60 होगा, फिर यहाँ पर ये 90 फिक्स होता ही है यहाँ पर,
तो ये हम जानते हैं कि जब हमारे पास में कोई ट्रायंगल होता है ना, अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ 90 है, तो 30 के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने होता है √3 और ये हो जाता है 2। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 और 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, वह इनको बताते हैं, 3-4 प्रॉपर्टी बताते हैं यहाँ पर, तो इनके माध्यम से सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। ये रेशो आ गया, इसका रेशो आ गया, तो 30 के सामने वाली अगर भुजा पता है और 60 वाली निकालनी है तो √3 से गुणा कर दो। 60 वाली पता है, 30 वाली निकालनी है तो √3 से भाग दे दो। तो यहाँ पर मुझे पता है 60 के सामने 30 सामने निकालना है, तो 510 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो आ गया हमारे पास हाइट, यही पूछ रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इसमें 50% पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सिंपल कर लो, √3 से ऊपर से गुणा कर लो इसको, और इसका 50% निकाल लो। तो 3 तो ये हो गया, 17 बार कटा, 85 √3, आंसर आ गया 85। ध्यान से देखो, दोनों जीरो खत्म, √3 3 बन गया, 3 से 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85 √3, आंसर बी। ये था हमारा 41। 42 एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहा है 16 संख्याओं का एवरेज कितना है, 48। तो 16 8 128, 16 चौक 64 और 12 76। 16, ये 16 संख्या यहाँ पर, 16 8 128 हासिल 12 हो गई, और 16 चौक 64 और 12 कितने 76 हो गई, यानी सबका टोटल है ये 16 परिणामों का टोटल है, टोटल। अब क्या कह रहा है साहब, इनमें से पहली 6 का टोटल कितना है, 45 है, तो 6 से इंटू करो इसको, 6 पंजे 30, 6 का दे रखा है, 6 पंजे 30, 270 हो गया। फिर कह रहा है कि अंतिम 7 का, 7 से इंटू करो इसको, ये 7 है यहाँ पर, 7 ते 21, 7 पंजे 35 और 2 37, तो ये 13 का टोटल आ गया 1 4 641 आ गया। अगर 641 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 7 2 1, ये हमारे पास में शेष रह गया, 13 गए 16 में से, तो 3 का टोटल रह गया, ये 3 का कुल। अब देखो 3 कौन कौन से रह गए, अब 16 टोटल थी हमारे पास, 16 में से प्रथम 7 बोल दिया इसने, सॉरी प्रथम 6 बोला और अंतिम 7 बोला, तो 13 तो गए हमारे पास में। जब प्रथम इसने 6 बोल रखा है यहाँ पर, तो 7वीं रह गई संख्या, 8वीं रह गई और 9वीं रह गई, ये 3 संख्या रह गई तुम्हारे पास। फिर आगे इसने कह रखा है कि 7वीं और 8वीं 9वीं संख्या से 3 7 ज्यादा हैं, तो 9वीं को यदि x मान लिया हमने, तो इसको 3 ज्यादा करो, इसको 7 ज्यादा करो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है इसने, और इन तीनों का जो टोटल है वो कितना है हमारे पास में, 127 है। जब इन तीनों का योग में ये करूंगा तो 7 और 3 10 घटेगा इसमें से, तो 117 बचेगा, 117 बचेगा 3x का मान, तो x आ जाएगा 117/3, तो ये आ गया हमारे पास में कितना 39। तो ये नवा जो परिणाम है हमारे पास 39 आ गया। उसने पूछा क्या है, नमा और 7वें का एवरेज पूछा है इसने, तो नमा तो है 39 और 7वां कितना है बताओ, 3 जोड़ो इसमें 42, और एवरेज निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 81, और 81 का आधा कितना होता है बताओ, 40.5 होता है, तो आंसर आ गया हमारे पास में 40.5। तो टुकड़ों में करो इसको, एक साथ लेके मत करो, 16 का एवरेज है ये, तो जब एवरेज को परिणामों से गुणा करते हैं तो कुल आता है, तो ये 16 का कुल हो गया। 6 का एवरेज रखा था उसने कितना 45, तो इसको टोटल निकाल लिया हमने, ये लास्ट के 7 का टोटल हो गया, तो 7 और 6 13 का टोटल तो ये है, ये 16 का टोटल है। जब 13 16 में से घट जाएंगे तो 3 का टोटल बचेगा ये, और 3 कौन कौन बचे हमारे पास में, 7 8 9, 7 8 9 की तुलना दे रखी है उसने 9वें परिणाम से 7वें की 8वें की, यानी x x x। अब मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर है ये, तो 7 और 3 10 घटेगा इसमें से, 117 आ गया, 117 आ गया 3x का मान, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो x का मान आ गया, x मतलब 9वां परिणाम आ गया, और 9वें परिणाम का और 7वें परिणाम का क्या पूछ रहा है, वो एवरेज पूछ रहा है हमसे,
तो दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। ये था सवाल 42। 43 सवाल क्या कह रहा है? 43। चलिए साहब 43 नंबर, ये बिल्कुल आसान सवाल आ गया। देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य अगर हमारा 100 होगा तो कितना अंकित करेगा वो? 120 करेगा। फिर कह रहा है कि 10% छूट भी देता है। अगर हम सीपी को 100 मानते हैं, क्रय मूल्य को क्या मानते हैं हम? 100 मानते हैं, तो अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 120। और फिर सेलिंग प्राइस निकालनी है हमको, विक्रय मूल्य, तो 120 का 90% निकाल लो। 10% छूट देगा तो 90% तो लेगा ना। 108 में बेचेगा तो बताओ कितना फायदा हो गया इसको? 8% लाभ हो गया। आंसर बिल्कुल सिंपल सवाल था, मुंह जुबानी सवाल था। फोर्टी फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद में दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में एक सप्ताह में डेली बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के परसेंटेज बार को वितरित को दर्शाता है, और एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या दे रखी है आपको 10,500। तो ये देखिए 10,500 टोटल है, ये टोटल इतने हमने केक बेचे हैं दोनों प्रकार के। और आगे क्या पूछ रहा है वो, अगले उसमें आगे आए, इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे पास में सैटरडे संडे सबका दे रखा है ना, 16%, 20% दे रखा है हमको। तो 44 बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन आया है मैंने तो, निम्नांकित नहीं, हिस्टोग्राम नहीं, ये रहा, ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है शनिवार को बेचे गए वनीला केक की संख्या और चॉकलेट केक की संख्या का रेशो दे रखा है इसने। रेशो क्या दे रखा है इसने? 4:3। तो देखो 10,500 टोटल था, अभी देख रहे थे हम 10,500, 10,500 टोटल बेचे हमने, उसका रेशो दे रखा है 4:3। तो 7 से कट रहा है 15 बार, 15 7 105 होते हैं ना, तो ये तो हो गया 6,000, ये हो गया 4,500। ये वनीला है और ये क्या है? चॉकलेट है। अब ये टोटल निकाल लिया मैंने, लेकिन वो केवल शनिवार की बात कर रहा है। तो शनिवार में कितना दे रखा है आपको? देखो उसमें शनिवार को दे रखा है उसमें आपको 16%, तो इसको 16% निकाल देते हैं हम। शनिवार 16%, परसेंट दोनों जीरो खत्म, 960 हो गया, दोनों खत्म, 16 पंजे 80, 72 हो गया। ये शनिवार की हमारे पास में बिक्री आ गई, 960 ये चॉकलेट बिकी और 720 ये चॉकलेट बिकी। 16% निकालना पड़ेगा इसका, शनिवार को 16% है। अब क्या कह रहा है साहब? एक चॉकलेट केक और वनीला केक का रेट दे रखा है इसने, वनीला का दे रखा है 8, तो 960 को 8 से गुणा करो, और 720 को किससे गुणा करना है बताओ? 15 से करना है। 0, 15 दूनी 30, और 15 से 105, और 3 108, तो ये हो गया 0, 8, 4, 8, 18, 480, बी आंसर। ये इसका उत्तर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44 हो गया ना। 45 बजा आइए। 45 में जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें जो किसी परीक्षा में छात्रों की द्वारा प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले और 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले। अच्छा ये हिस्टोग्राम है वो।
200 से कम, देखो यहाँ तो अंक है इसमें, इधर छात्रों की संख्या है। 200 से कम वाले मतलब ये लेने पड़ेंगे आपको। 200 से कम ये तो हो गए 30, और 400 से अधिक ये हो गया तुम्हारा 35। तो ये इसकी तुलना करवा रहा है कि ये 30-35 से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है बताओ? 5 कम है। परसेंटेज कम निकालना है, परसेंटेज कम निकालना है। तो 5/35 इंटू 100 कर दो। 14 सही, 2/7 का हो चाहे 14.3 का हो, एक ही बात है। आंसर 100 में 7 का भाग देंगे, यही आएगा ना। तो ये सवाल था, मतलब एक हिस्टोग्राम दे रखा था हमको, उसके अंदर इधर अंक दे रखे थे, इधर छात्रों की संख्या दे रखी है। इसका मतलब 30 छात्र ऐसे हैं जिनके 200 से कम अंक हैं, और इधर की साइड में 400 से ज़्यादा वाले कितने हैं? 35 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में तीनों 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में बाहर दे रखे हैं इसमें छात्रों की संख्या के और उनके अंकों के। तो उसने बोला कि 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो कम की तुलना अधिक से करते हैं हम। तो 5/35 इंटू क्या कर दिया? 100 कर दिया हमने। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 45। जब 46 तो सेम सवाल आ गया अभी जो कर रहे थे हम, वही 10-500 है इसके अंदर, बस इसमें रेशो बदल दिया है शायद। हाँ रेशो बदल दिया है बस, रेशो भी वही है, रेशो वही है इसका। तो वही 6000 आ जाएगा और ये 4500 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट एक तरह से, केवल यहाँ पर चेंज कर दिया है इसको। तो इसमें अच्छा शुक्रवार का पूछ रहा है इसमें, तो शुक्रवार का दे रखा है इसमें, देखो फ्राइडे 10%। शुक्रवार का जब निकालेंगे यहाँ से हम 10% करो इसका 600 आ गया, 10% करो इसका 450 आ गया। ये शुक्रवार को बेची के की संख्या गई। इसमें कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य रखा है 9 रुपये। 9 रुपये किसका है? वनीला का है। तो 600 को 9 से गुणा कर लो, 5400 आ गया। और 450 को 10 से गुणा कर लो तो 4500 आ गया। तो ये आ गया 9900। और 9900 किस में? देखो बी में है। मतलब ये कहने का कि भाई 10,500 टोटल था ना, उसको 7 में बांट दिया, 7 से काटा है इसको मैंने, 15 बार काटा, 1500 इंटू 4 किया, 1500 इंटू 3 किया, ये तो टोटल आया। शुक्रवार की बात कर रहा है तो शुक्रवार का दे रखा है 10%, तो इसका 10% हो गया 600, इसका 10% हो गया 450। इसकी रेट दे रखी है 9 रुपये, तो 9 से गुणा कर दिया, और इसकी दे रखी है 10 रुपये, 10 से गुणा कर दिया, और दोनों को ऐड कर लिया, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। आ गया हमारे पास में, वही प्रॉफिट एंड लॉस। ये कह रहा है भाई एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है, फिर भी 30% लाभ कमाता है। तो देखिए जब हम डिस्काउंट और लाभानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये तीन चीज़ों का जो सीपी, एसपी और एमपी का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर आपको अलग से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल दे रखा है इसने क्या कह रखा है, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतना लाभ होता है, बस यहीं से चीज पकड़ मगई। देखो ये 30% लाभ है और ये लाभ दे रखा है इसने, तो 30% की वैल्यू दे रखी है आपको। 30% बराबर क्या दे रखा है बताओ? 30.90। यहां से यदि मैं 100% निकालना चाहता हूं तो मेरे पास में सीपी आ जाएगा। 30 से सीधा कट रहा है, देखना ये सीधा कट रहा है 1.03, तो 100% निकालो, 103 आ गया। 103 आ गया, 100% यानी क्रेमूल आ गया। ये जब क्रेमूल आ गया तो हमारे पास में पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है हमसे 28% छूट देता है वो, और 30% लाभ कमाता है। अब छूट देता है किस पर? वो छूट कभी क्रेमूल पर नहीं देता है, छूट देता है हमेशा अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर आप अंकित मूल्य एमपी मान लेते हैं, एमपी का 72% लेगा वो विक्रय मूल्य होगा, और
यहाँ हमारे पास में 103 आ चुका है क्रय मूल्य, इसका 130% लेगा, ये भी विक्रय मूल्य होगा। देखो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य है। जब आप अंकित मूल्य पर 28% छूट देंगे तो अंकित मूल्य का 72% लेंगे, 103 का 31% लेंगे तो भी विक्रय मूल्य होगा। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, ये यहाँ से कट गया देखो आप, और हमारे पास में एमपी आ गया। 72 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो 103 इंटू 130/72। 72 को थोड़ी देर के लिए 70 मान लेता हूँ मैं। 70 से 7 एकम 7, 3 बच्चे 7 और 14, 15 बार कट रहा है लगभग। 15 3 45, 15 और 1 4 19, 195 के आसपास कौन है इसमें? देखो आप, ये देखो ये आंसर आ गया इसका 194 अप्रोक्सीमेट है, वो कह भी रहा है निकटतम। मैंने अंदाजा लगाया यहाँ पर, इसको 70 मान लिया, 70 से काटा इसको मैंने, लगभग 15 बार कट रहा है, 15 से कम बार, 15 से गुणा किया तो 155 मारा है। 155 लगभग कौन है? 194 में है। अगर आप एग्जैक्ट इनटू करें फिर डिवाइड करें तो टाइम खा जाएगा क्वेश्चन। तो ये था हमारा 47। 48 नंबर ये हमारा आ गया फिर ट्रिग्नोमेट्री का। ये कह रहा है आपसे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2, इसकी वैल्यू 0 आई। तो 45 अगर मानते तो 0 बैठेगा नहीं, 45 दोनों सेम होते हैं, वो तो काम से गया। 30 मानो, अगर ये 1/30 पर क्या होगा? 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो 1/4 हो गया ये। कॉस 30 होता है √3/2, 3/4 हो गया ये, माइनस 3/2 हो गया प्लस 2। इसको चेक करो, 0 बैठ रह गए हैं। 1/4 में से 3/4, तो इसका मतलब है कि ये रह गया हमारे पास में आधा। ये 1.5 है, 1.5 माइनस का आधा माइनस का 2 माइनस के 2 प्लस के बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पर कितना डिग्री काम कर रहा है? 30 डिग्री काम कर रहा है। 30 इसमें रख देते हैं हम, तो 1 प्लस sec 30 cos 30 का उल्टा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ भी √3, यह भी √3, तो 1 प्लस 3/√3 कर दो, √3 से √3 काट दो तो 1 प्लस √3। आंसर कौन सा आ गया? बी आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो 3/√3 आ गया, और 3 से √3 कट रहा है √3 बार। ये था हमारा 48। और इसके बाद 49। 49 देखो क्या कह रहा है? 49 कह रहा है कि माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है, इसको x बोल रहा है। आयतन होता है 4/3 πr³, इसको क्या बोल रहा है? y बोल रहा है। और y की वैल्यू कितनी है? 14x है, तो यहां पर आप 14x लिख सकते हो सीधा। पूछ क्या रहा है देखो क्वेश्चन में? त्रिज्या पूछ रहा है, तो x को खत्म करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो दोनों को, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया। अब आप देखो कौन कटा? 4π से 4π कट गया, r² से r कट गया, तो ये रह गया 3/r बराबर x काट दो 1/14, और 14 3 42, तो आंसर कितना आ गया? बी आ गया। अब ये फॉर्मूले याद हैं तो हो जाएगा सवाल, अब याद नहीं है तो कहां से होगा बताओ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। और अंतिम क्वेश्चन और इसके अंदर इस पेपर का, ये कह रहा है आपसे, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। कितनी खरीदी? 3। और फिर कह रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेंगी। अब देखो 50% लाभ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? या तो 150/100 होगा,
या 100/150 होगा। दो ही बात है यहाँ पर। अगर ज़्यादा उत्तर चाहिए तो इसको गुणा करना पड़ेगा, कम चाहिए इसको उत्तर करना पड़ेगा। अब देखो कोई सूत्र की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक ढंग से बात करें हम। ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी और अब वो लाभ चाहता है, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा वो? 1 रुपये में 3 लाया, तो 1 रुपये में भैया कम बेचे ना भाई। 3 लाया है तो 1 रुपये में कम देगा तभी तो फायदा होगा उसको। तो कम उत्तर किससे आएगा इसमें? ऊपर वाले से नीचे वाले से? भाई इससे ज़्यादा आएगा इससे कम आएगा। नीचे संख्या बड़ी है ना यहाँ पर सीधा सीधा 3 से इंटू कर दो, 3 से 50 बार, 50 से 2 बार, तो आंसर क्या आ गया इसमें? 2 आ गया। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पर इनके फॉर्मूले बताऊंगा आपको 1 रुपये वालों का, कैसे 1 रुपये वालों की हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये इसका फॉर्मूला है सीधा। ये 1 रुपये की बात है, 1 रुपये में बेची गई, 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं एन का मतलब यहाँ पर 3 है, 100 बटे यहाँ प्लस माइनस का मतलब लाभानी है यहाँ पर। तो देखो इससे आंसर वही आ रहा है, लेकिन वैसे ही आ रहा है भाई। 1 रुपये में 3 लाए हम और फायदा कमाना चाहते हैं हम, तो 1 रुपये में कम देनी पड़ेगी ना हमको, तो कुछ टॉफी बचेगी हमारे पास में, तो फायदा हो जाएगा उसके अंदर। तो ये था हमारा M101 टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का। इसी प्रकार से आपके और जो सर हैं वो भी सॉल्यूशन आपको देंगे, और वो डायरेक्ट हमारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा उसको, और आप उसको देख सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो आप रिटर्न में हमसे मैसेज करके पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। तो आज का संबंध यहीं करते हैं हम। ओके।